दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्ज़ाम प्रो में। वीकली करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। यानी कि जो प्रबंध निदेशक की अध्यक्ष को बोला जाता है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि इसे शॉर्ट में बोलेंगे CMD। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं अतुल भट्ट। इनके बारे में मैं आप सभी को बता दूं। पहले तो RINL जिसे शॉर्ट में बोला जाता है और फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई और इसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम, राज्य है आंध्र प्रदेश, और इसके CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अतुल भट्ट हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे कि NCERT बोला जाता है। यानी कि NCERT वही ही एक चीज़ है जिसके द्वारा आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वो सारी बुक्स, खास करके जो ओल्ड NCERT होती हैं दोस्तों, आप सभी वो किताबें जितनी ज़्यादा पढ़ते हैं आप उतनी ही ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इन्होंने 61वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे कि नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो नेट के एग्ज़ाम में या फिर कोई और एग्ज़ाम भी हो सकता है, UPSC का भी हो सकता है, तो उनमें क्वेश्चन आ जाता है कि NCERT की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन आ जाते हैं। तो उनमें सही करेक्ट आंसर आपका ये होगा। इसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना इसको, कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हिंदी में इसे बोला जाएगा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। NCERT की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1961 को। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के ऐसे पहले सेलिब्रिटी कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, वो किस देश के हैं? तो वो भारत देश के हैं। आंसर से आपको सभी को पता चल गया होगा कि वो है विराट कोहली। इनके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारतीय क्रिकेटर कप्तान, यानी कि भारतीय क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते हैं और भारतीय टीम के तीनों ही प्रारूपों के ये कप्तान हैं। कौन है? विराट कोहली। तो ये इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करके एशिया महाद्वीप के पहले सेलिब्रिटी ये बन गए हैं। यानी कि इंस्टाग्राम पे लोग इनके फैन, यानी कि इंस्टाग्राम पे इनके जो फैन है वो 150 मिलियन की आबादी या 150 मिलियन इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। विश्व की बात की जाए तो विराट कोहली सेलिब्रिटी के मामले में चौथे नंबर पर है। एशिया में तो फर्स्ट हो गए और इसके साथ साथ ये वर्ल्ड में भी ये कौन से नंबर पे आ गए? चौथे स्थान पर आ गए। उनसे आगे सिर्फ 3 ही खिलाड़ी हैं। कौन से हैं वो? उनसे आगे सबसे पहले है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो 337 मिलियन के साथ पहले स्थान पर है। कहाँ पे? वर्ल्ड रैंकिंग में। किसके? फॉलोवर्स के तौर पे। इनके फॉलोवर्स जो हैं 337 हैं। कौन है पहले नंबर पर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी, ये भी क्रिकेटर है ना, ये फुटबॉलर, ये दूसरे फुटबॉलर है। पहले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और लियोनेल मेसी ये भी फुटबॉलर है और ये 260 मिलियन के साथ वर्ल्ड में दूसरे रैंकिंग पर है, दूसरे स्थान पर है। और तीसरे हैं नेमार, ये भी फुटबॉलर है और ये 160 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर। यानी कि टॉप के जो सेलिब्रिटीज बने हैं उनमें वो चारों के चार खिलाड़ी हैं। टॉप 3 तो फुटबॉल से रिलेटेड हैं और चौथे क्रिकेटर हैं। और चौथे कौन है? वो विराट कोहली 150 मिलियन के साथ चौथे स्थान पर हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है? तो वो है भारतीय सेना, जिसने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का समझौता किया, यानी कि प्राप्त होंगे ये
समझौता इसी को बोलते हैं कि भाई इन्होंने किसी देश के साथ ये समझौता किया है जहां से इन्हें 100 ये स्काई स्ट्राइकर ड्रोन प्राप्त होंगे। तो बताऊं इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में चीन और पाकिस्तानी सीमा पर बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए, यानी कि भारत की एशिया के अंदर किन से तनातनी रहती है, चीन और पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान से तो होती है, और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के साथ क्यों होती है दोस्तों, कि जो चाइना है आज के समय में बहुत ही डेवलप कंट्री बनता जा रहा है, और ये ऐसा देश है जो कि अमेरिका को इस समय, अमेरिका रूस तो चलो बात अलग है, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका को चाइना एक टक्कर दे रहा है एक तरह से। और एशिया के अंदर अगर चाइना की बात करें तो अमेरिका इसको कंट्रोल करने के लिए भारत को आगे करता है। तो इसकी वजह से भारत में चाइना और पाकिस्तान के साथ एक तरह से तनाव बढ़ रहा है। तो इस तनाव को देखते हुए भारत ने क्या किया, इजराइल देश से 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को इजराइल के एलबीट सिस्टम ने विकसित किया है, यानी कि बनाया किसने, एलबी सिस्टम ने। एलबर्ट सिस्टम क्या है, एलबी सिस्टम पहले से ही इन ड्रोन का निर्माण भारत की ही कंपनी अडानी ग्रुप कंपनी अल्फा डिजाइन के साथ मिलकर इसको बना रहा है। कहने का क्या भाव है, जैसे कि हमारे देश की जो टॉप की कंपनियां हैं, जैसे पहले नंबर पे तो फिलहाल तो 2021 में अंबानी की ही कंपनी है जो कि रिलायंस कंपनी के नाम से जानी जाती है। और इसी प्रकार से जो ये स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है, इसको कौन बना रहा है इजराइल के अंदर, भारत की जो सेकंड नंबर पे कंपनी गिनी जा रही है आज के समय में, तो अडानी ग्रुप की है। तो अडानी ग्रुप की कंपनी कौन सी है इजराइल के अंदर जो ये ड्रोनों को बनाने में साथ में समझौता है या हिस्सेदारी है, तो वो है अल्फा डिजाइन। इस ड्रोन की जो रेंज है वो लगभग 100 किलोमीटर है। यह अपने साथ 5 से 10 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ दुश्मन के ठिकानों को खत्म कर सकता है, और यह जो ड्रोन है यह मानव रहित एरियल हथियार है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है, तो वो देश है बांग्लादेश। इनके बारे में बता दूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ लिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था, यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, ब्रिक्स बैंक के नाम से, और अब किस नाम से जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में, यानी कि 2014 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ, तो उसमें $100 अरब की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय किया गया। तो न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई, चीन में, यानी कि चीन देश के अंदर शहर है संघाई, तो वहाँ पे ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो है। इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया था। इस बैंक की स्थापना ब्राजील देश, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका ने मिलकर की थी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसे कि एफएसडीसी बोला जाता है, तो एफएसडीसी या फिर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो ये अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारे भारत देश की 2021 में अभी फिलहाल में जो प्रेजेंट में है ये वित्त मंत्री हैं भारत की। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। जो एफएसडीसी है, कौन है एफएसडीसी, तो इसको बोला जाता है फुल फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, और हिंदी में वित्तीय स्थिरता विकास परिषद। तो ये जो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री, जिसके बारे में अभी बताया कि हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। तो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की अध्यक्षता इन्होंने की है। वित्त मंत्री ने 24वीं बैठक में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर्नियामकीय समन्वय और वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश और अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण सहित बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज आदि मुद्दों पर बात की है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस,
यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2021 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 5 सितंबर 2021 को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 5 सितंबर को कोलकाता में, कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल, तो जो कोलकाता है इसमें मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। चैरिटी यानी कि एक तरह से दान किया जाता है, लोग बढ़ चढ़कर से एक दूसरे का सहयोग या फिर गरीबों की या फिर जो हेल्पलेस हैं उन लोगों की हेल्प करते हैं, ये चैरिटी इसलिए है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, चाहे उसके अंदर सरकारी हैं, गैर सरकारी संगठन है, को संवेदनशील बनाने के लिए, संवेदनशील मतलब कि जिनके अंदर इमोशन हो, इमोशनल यानी कि दूसरों के दुख दर्द को समझने की एक तरह से भावना जिनके अंदर होती है कि हाँ ये व्यक्ति जो हमारे सामने है ये असहाय है तो हमें इसकी हेल्प करना चाहिए। तो ये एक तरह की भावना होती है दूसरों का सहयोग करने के लिए, वो चीज़ है संवेदनशील। संवेदनशील बनाने के लिए यह मनाया जाता है। यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्र के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। कहने का भाव ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाने को यानी कि जो सिस्टम शुरू किया गया तो ये किसकी याद में किया गया? मदर टेरेसा की, क्योंकि मदर टेरेसा ही वर्ल्ड के अंदर ऐसी लेडीज़ रही हैं जो दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा मरते समय तक सबसे आगे रही हैं, तो उनकी याद में यह मनाया जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस कंपनी ने प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट जिसे कि एटीडी बोला जाता है 2001 का बेस्ट अवार्ड जीता है? तो वो कंपनी है पावर ग्रिड कंपनी। ये भारत देश की कंपनी है। ये इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि भारतीय कंपनियों में से एक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में विश्व के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल की है। यानी कि विश्व वर्ल्ड के तौर पे देखें तो उनमें जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में से 71 थी, तो उनमें से जो पावर ग्रिड है वो 8वीं रैंक पे आई। तो 8वीं रैंक हासिल करते हुए प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीटी 2021 का बेस्ट अवार्ड जीत लिया है। पावर ग्रिड एकमात्र साधन क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि जो पावर ग्रिड जो है यानी कि ये बिजली पैदा करने वाली एक कंपनी है जो बिजली बनाती है। तो इसने क्या किया? इसने यह अवार्ड जीता है। यह भारत की टॉप 20 कंपनियों में से एक है। जैसे कि हमारे देश की टॉप कंपनियों में जैसे अंबानी की, अडानी की ये कंपनी आती हैं, तो पावर ग्रिड इन टॉप 20 कंपनी में शामिल है। तो पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई? 23 अक्टूबर 1989 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुड़गांव, हरियाणा राज्य के अंदर। इसके चेयरमैन एमडी कंदीकुप्पा श्रीकांत जी हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक हासिल किया है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इनके बारे में बता दूं कि भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने पुरुषों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 तो स्वर्ण पदक हासिल किए, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक हासिल किए। कहाँ पे किए ये सभी पदक? टोक्यो यानी कि जापान में, जापान की जो राजधानी यानी कि टोक्यो शहर है, सॉरी जापान की राजधानी भी और शहर भी है टोक्यो। तो वहाँ पे पहले तो वर्ल्ड के जो ओलंपिक गेम्स हुए वो हुए, उसके पश्चात पैरालंपिक गेम्स हुए। तो भारत ने पैरालंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 19 कुल पदक प्राप्त किए। तो इन 19 कुल पदकों के साथ भारत पैरालंपिक में 24वें स्थान पर रहा। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि 5 सितंबर 2021 को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है भारत में। तो पहले जान लेते हैं कि 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस का 59वां संस्करण मनाया गया। भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 1962 को मनाया गया था। हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति
यानी कि हमारे देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने, तो वो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके पश्चात यानी कि वो तो पहले तो उपराष्ट्रपति बने, और ये उपराष्ट्रपति के तौर पर ये पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के। और उसके पश्चात जो राष्ट्रपति बने हैं, पहला बना, दूसरा बना, तो दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। तो पहले राष्ट्रपति जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, दूसरे राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति पहले कौन थे हमारे देश के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म है वो 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के अंदर तिरुमन्नी में हुआ था, तिरुमन्नी नामक स्थान पे हुआ था। शिक्षक दिवस इनकी ही जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मान देने, शिक्षकों को उनके कार्यों को बढ़ावा देने और इनके द्वारा किए गए कार्य पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल, शिक्षक दिवस। इसके पश्चात बढ़ते हैं आगे। भारत में एक ऐसा जिला जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि जो मगरमच्छ है वो 3 प्रकार के होते हैं। बोला तो जाता है मगरमच्छ, लेकिन उसके जो प्रजाति हैं वो 3 है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, कौन सा स्थान है वो, केंद्रपाड़ा। इसके बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जो केंद्रपाड़ा कहाँ पे पड़ेगा, ये उड़ीसा राज्य में है केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा जिले में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये तीनों प्रजातियां कौन सी है, एक तो मगर है, दूसरी घड़ियाल है और तीसरी खारा पानी है। ये मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां हैं और ये केंद्रपाड़ा जिले में पाई जाती हैं। राज्य कौन सा है, उड़ीसा। यह जिला चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। इस जिले में खारा पानी मगरमच्छ का संरक्षण 1975 में किया गया था, यानी कि जो तीसरी प्रजाति अभी आपने देखी वो कौन सी थी, खारा पानी। तो इस खारा पानी मगरमच्छ का संरक्षण कब किया गया, उड़ीसा में 1975 में किया गया, जहां के भीतरकनिका नेशनल पार्क में 1768 मगरमच्छ मौजूद हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने गोवा में कब अपनी हीरक जयंती मनाई, तो उन्होंने अपनी 5 सितंबर 2021 को हीरक जयंती मनाई। इनके बारे में बता दूं कि भारतीय वायु सेना के वायु स्टेशन INS हंस जो कि गोवा के डोबाली में स्थित है, कौन सा राज्य है वो, गोवा, और क्षेत्र कौन सा है, डोबोलिम। तो यहाँ पर 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई, जुबली मनाई इन्होंने। 5 सितंबर 1961 को INS हंस के रूप में कमीशन किया गया था, इसे यानी कि बनाया गया, ये यहाँ पे बनाया गया। उसके पश्चात वर्तमान में 40 से अधिक सैन्य विमानों का संचालन कौन कर रहा है, INS हीरक, INS हंस वायु स्टेशन। कितने, 40 से अधिक सैन्य विमानों का। तो जो ये 40 सैन्य विमान है ये 5000 घंटे से अधिक की औसत से वार्षिक उड़ान भरते हैं, यानी कि पूरे साल के अंदर कितने, 5000 घंटे से अधिक की औसत से, औसत है यानी कि 5000 घंटे तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, इससे ज़्यादा घंटे भी ये उड़ते हैं। यह एयर स्टेशन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टोटल मिलाकर यानी कि 24 घरेलू और 7 अंतर्राष्ट्रीय संभाल कर नागरिक उड्डयन में भी सहायता प्रदान करता है और साल भर में यह औसतन 29,000 उड़ानें भरता है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को NCTS ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है, या फिर ये NSTC ने कौन सा पुरस्कार प्रदान करके इन्हें सम्मानित किया है। तो इन्होंने पुरस्कार प्रदान किया है साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानव पुरस्कार 2021। तो इसके बारे में आप सभी को बता दूं मैं कि राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद, जिसे कि NCTS भी बोला जाता है, तो इन्होंने क्या किया, सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानव पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। ये पुरस्कार का नाम है और प्रदान किसने किया है, राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने। तो NCTS के अध्यक्ष कौन है, चंद्रमौली जोशी। इन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर यानी कि 5 सितंबर को, जो 5 सितंबर को ही हर साल हमारे देश के अंदर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस के अवसर पर डिजिटल तरीके से हुए इस कार्यक्रम में बिहार के निवासी
बिहार के रहने वाले हैं। कौन है बिहार के रहने वाले? आनंद कुमार। बिहार के निवासी को इस संगठन की आजीवन सदस्यता भी इन्होंने प्रदान कर दी है। तो इनके बारे में बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा और, कि जो आनंद कुमार है ये गणितज्ञ है, यानी कि गणित विषय के बहुत ही जबरदस्त एक्सपर्ट पर्सन या एक्सपर्ट टीचर अध्यापक हैं। तो ये ऐसे अध्यापक हैं जो कि बिहार के अंदर जो खासकर जिनके पास पूरी फैसिलिटीज़ नहीं होती है किसके लिए? एजुकेशन, खासकर मैथ वगैरह, और जो खासकर मेन फोकस इनका ये है कि भी जो आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, तो ऐसे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं और जिनके पास पूरी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो आईआईटी में एडमिशन ले सकें, टैलेंट तो होता है लेकिन वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो ऐसे सुपर 30 बच्चों को ये चुनते हैं और उनको अपनी तरफ से एजुकेशन प्रदान करते हैं और उनके लिए गणित को है ना, यानी कि एक तरह से खेल बना देते हैं कि वो आसानी से आईआईटी के जो एग्ज़ाम होता है एडमिशन वाला, तो वो आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो इन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष पर सुपर 30 के नाम से एक मूवीज़ है जिसमें ऋतिक रोशन आनंद कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। तो उसमें पता चलता है कि आनंद कुमार ने कितना स्ट्रगल किया था। तो उस मूवीज़ को देखना तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे वो आनंद कुमार नामक व्यक्ति है ना, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के कौन से क्रिकेटर टेस्ट में सबसे 100 विकेट लेने वाले, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो वो क्रिकेटर है जसप्रीत बुमराह, या फिर गेंदबाज हैं, यानी क्रिकेटर तो है, और क्रिकेटर में कौन सी गेम करते हैं ये? क्रिकेट में ये बॉलिंग करते हैं। तो इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट के 5वें दिन मेजबान टीम कौन सी, यानी कि किस देश में गए हुए हैं? भारत की टीम जो है इंग्लैंड देश में क्रिकेट खेल रही है, तो मेजबान टीम इंग्लैंड है। तो मेजबान टीम के बल्लेबाज ओली पोप को आउट करके टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी कि इससे पहले कोई और था पहले नंबर पे कौन था इनसे पहले? तो इनसे पहले जो हमारे पूर्व कप्तान जिन्होंने 1983 में हमारे देश को वर्ल्ड कप दिलवाया था, वो थे कपिल देव। तो उन्होंने 25 टेस्ट में 100 विकेट लिए थे, तो पहले नंबर पे थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इनको पीछे निकाल दिया। जसप्रीत बुमराह ने 24 टेस्ट में 100 विकेट ले लिए हैं, तो ये पहले नंबर पे आ गए, और कपिल देव दूसरे नंबर पे 25 टेस्ट में 100 विकेट के साथ। और तीसरे नंबर पर कौन है? पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान, 28 टेस्ट में इन्होंने 100 विकेट लिए थे। यानी कि कपिल देव पहले नंबर पे थे 25 टेस्ट के साथ, और जो इरफान पठान है ये 28 टेस्ट में 100 विकेट लिए थे। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों तो रिटायर हो गए थे, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह इनमें खेल रहे हैं, तो उन्होंने 24 टेस्ट में सबसे तेज भारतीय होने के नाते 100 विकेट प्राप्त कर लिए। तो इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कोलकाता में डुरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? तो ये 130वां डुरंड कप है। इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कोलकाता में डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 130वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये 130वां जो संस्करण आयोजित किया जा रहा है 2021 में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, ये 1031 भी हो सकता था, लेकिन 2020 वाला जो डुरंड कप है वो आयोजित नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि कोरोना महामारी के कारण। तो 2021 में किया जा रहा है, तो 130वां संस्करण है। डुरंड कप में कुल 16 टीमें भाग लेंगी। डुरंड कप भारत में ही नहीं, एशिया की सबसे पुरानी, यानी कि वर्ल्ड के अंदर जितने महाद्वीप 5 महाद्वीप हैं, 5 महाद्वीपों में एशिया जो महाद्वीप है उसमें डुरंड कप सबसे पुराना है। उसके साथ साथ विश्व के अंदर तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। यानी कि वर्ल्ड में अगर जितने भी कोई खेल होते हैं या कुछ और होता है, तो उसमें जो भारत के अंदर ये जो डुरंड कप खेला जाता है ये वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पर है। इससे पुराने 2 कोई और गेम होंगे जो वर्ल्ड लेवल पर खेले जाते हैं। इसके पश्चात पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन, कौन सी प्रतियोगिता है? डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता। इसका पहली बार आयोजन 1888 में शिमला में किया गया। इस टूर्नामेंट को डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट
यानी कि सॉरी, इस टूर्नामेंट को कौन करवाता है? तो इस टूर्नामेंट को डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी और ओशियंस के द्वारा मिलकर किया जाता है या करवाया जाता है। इस प्रतियोगिता के संस्थापक सर मॉर्टिमर डुरंड थे, जो उस समय 1894 के अंदर 1894 में जो सर मॉर्टिमर डुरंड है, इन्होंने उस समय 1894 में यहाँ पे विदेशी सचिव थे। इनके नाम पर ये डुरंड कप आयोजित किया जाता है। इस प्रतियोगिता की सबसे सफल टीमें कौन सी हैं? ईस्ट बंगाल और मोहन बगान। किस प्रकार से कि इन दोनों टीमों ने अब तक 16 बार डुरंड कप को जीत चुके हैं। यानी कि ईस्ट बंगाल है, ये भी 16 बार डुरंड कप को जीत चुकी है, और मोहन बगान है, ये भी 16 बार इस डुरंड कप को जीत चुके हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी करेगा भारत। इसके बारे में बता दूं मैं आप सभी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से, यानी कि डिजिटल माध्यम आज के समय में जैसे कि एजुकेशन या स्कूल जो बंद चुके हैं, बंद हो रहे हैं या फिर स्कूल बंद रहते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे में टीचर जो है किस प्रकार से स्टडी करवा रहे हैं? ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। क्लासें नहीं लगती हैं ऑफलाइन, यानी कि स्कूल में नहीं लगती, सभी बच्चे घर पे बैठे होते हैं, टीचर घर पे ही बैठकर अपने घर पे बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी भी इसी प्रकार से इन सभी की मीटिंग लेंगे या सभी के सभी आपस में एक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इकट्ठे ब्रिक्स की मीटिंग करेंगे, सम्मेलन होगा उसका एक तरह से। तो डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान की जो ताज़ा स्थिति है उस पर चर्चा की जाएगी। यानी कि अभी अफगानिस्तान में जो तालिबानी संगठन है उनका एक तरह से कब्जा हो चुका है, और वहां से जो अमेरिका की सेना है वो 20 साल के पश्चात अफगानिस्तान से अपने देश में वापस लौट गए हैं। तो उनके जाते ही वहां पर तालिबानी संगठन ने अपना कब्जा जमा ली है। तो अफगानिस्तान के मामले में चर्चा होगी किन किन के बीच में? ये चर्चा होगी एक तो ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिणी अफ्रीका और साथ में भारत। तो इसके पश्चात आगे कि जो ब्रिक्स है ये 5 देशों, कौन कौन से 5 देशों ने बनाया था इसे या किसने इनका गठन किया था? तो ये थे ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिणी अफ्रीका का ये जो ब्रिक्स है समूह है। और इससे पहले इसे ब्रिक बोला जाता था। ब्रिक क्यों बोला जाता था? क्योंकि 2010 में दक्षिणी अफ्रीका के शामिल होने पर यह ब्रिक्स बन गया। कहने का भाव यह है कि ब्रिक इसलिए कहा जाता था कि उसमें ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना इसमें शामिल थे, लेकिन 2010 में इसमें कौन शामिल हो गया? दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका के शामिल होने के पश्चात इसमें एस नामक एक अक्षर भी जोड़ दिया गया, तो ये बन गया ब्रिक्स। और पहले क्या बोला जाता था? ब्रिक के नाम से अब ये जाना जाने लगा है। ब्रिक्स की स्थापना जो है 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई शहर में और चीन देश में है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है गुजरात राज्य ने। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि गुजरात सरकार ने 4 सितंबर 2021 को वतन प्रेम योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। वाह जी वाह। उसके पश्चात इस योजना के तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती, यानी कि चाहे वो भारत में रह रहे हैं चाहे विदेश में रह रहे हैं, कैसे गुजराती? ये नहीं है कि भी कोई भी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत तगड़े, बहुत बड़े या रिच ये बिजनेसमैन है, उनके लिए, जो रिच पर्सन है उनके लिए ही क्यों, आपको पता चलेगा। आगे पढ़ते हैं कि जो ये भारत या भारत से बाहर रहने वाले गुजराती लोग हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। उनके लिए प्रोजेक्ट का हिस्सा ये कैसे बन सकते हैं कि 60% तक ये धनराशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजनाओं, गांव या फिर एजेंसियों को चुन सकेंगे। मतलब कि ये कोई भी परियोजना जो कि गुजरात सरकार ने यानी कि चलाई है, भी एक परियोजना है, इसको चलाया जाए। और इसको कौन, जो गुजराती लोग हैं, अगर उन परियोजना में से कोई परियोजना वो कहते हैं कि भी हम एक परियोजना को अपनाना चाहते हैं, इस पर हम खर्च करना चाहते हैं जिससे कि गुजरात को फ़ायदा हो, गुजरात डेवलप हो, या गुजरात को किसी हमारी ओर से किसी प्रकार की हेल्प
कि यानी कि एक तरह से हेल्प मिल रही है ना, तो उस हेल्प में हम 60% तो इन गुजरातियों को लगेगा और 40% जो खर्च होगा वो गुजरात की सरकार करेगी। आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर वो किसी गांव को विकसित करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, या फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अडॉप्ट करेंगे, और 60% गुजराती लोग, वही अभी पता चल गया होगा आप सभी को कि वो बिजनेसमैन होंगे, तो वो उस गांव को एक तरह से डेवलप करेंगे और उसमें 60% ये खर्च करेंगे और 40% गुजरात की सरकार खर्च करेगी। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे लाइन में बढ़ते हैं कि जब इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार 40% आर्थिक सहायता का योगदान करेगी तो उस परियोजनाओं को वतन प्रेम योजना के नाम से जाना जाता है। तो वतन प्रेम योजना के संचालन मंडल की जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की? गुजरात की मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने यह बैठक की है। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा, इसको ध्यान से बार बार रिपीट करके देखते रहिए। उसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला डूडोंग, कौन सा? डूडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य के अंदर। इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि तमिलनाडु के वन मंत्री, यानी कि जो तमिलनाडु है उनके वन मंत्री कौन है? रामचंद्र। इन्होंने क्या कहा है कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी क्षेत्र में एक समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। किया नहीं गया है, अभी स्थापित नहीं किया गया, किया जाएगा। तो डुंगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो ये जीव है एक तरह से जानवर है, कौन सा है? समुद्री गाय, समुद्र में रहने वाली। तो ये है लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है जो कि निवास स्थान के नुकसान, यानी कि जहाँ पे ये रहती थी उसको नुकसान हो रहा है, उसके साथ समुद्री प्रदूषण के कारण ये अपना स्थान छोड़ रहे हैं या फिर ये इनकी मृत्यु होती जा रही है, विलुप्त होते जा रहे हैं। और भारतीय वन्य जीवन संस्थान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डूडोंग बचे हैं, इनमें से 200 केवल तमिलनाडु में ही है। और तमिलनाडु में कहाँ पे? पाक की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में ये पाए जाते हैं। इस कारण तमिलनाडु में भारत का पहला डूडोंग डूगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। यह मरीन कंजर्वेशन रिजर्व पाक की खाड़ी में 500 किलोमीटर की एरिया कवर करेगा। तो इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? तो वो राज्य है उड़ीसा। इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि उड़ीसा की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है। अब इसे हमारे भारत देश में भैंस की 19वीं नस्ल घोषित किया गया है, यानी कि बहुत सारी अलग अलग जानवरों को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता दी गई है। तो उन सभी जानवरों में ये भैंस जो उड़ीसा में पाई जाती है इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी गई है। यह भैंस उड़ीसा के कोरापुट में पाई जाती है, यानी कि एक स्थान है उड़ीसा के अंदर, वहां पे ये भैंस पाई जाती है। मांडा भैंस की पहचान सबसे पहले मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग के सहयोग से उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इसकी पहचान की। इस नस्ल की लगभग 1 लाख भैंस उड़ीसा राज्य में हैं, उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं। कृषि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कृषि कार्य में तो प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह मत्स्य पालन में योगदान करती है। यह औसत 2 से 2.5 लीटर दूध देती है। हालांकि इनमें से कुछ लीटर तक भी दूध देती हैं। कहने का मतलब लगभग सभी जो मांसा भैंसें हैं वो 2 से 2.5 लीटर दूध देती है, और इनमें से थोड़ी सी कुछ कम भैंसें, यानी कुछ ही भैंसें ऐसी हैं जो 4 लीटर तक भी दूध देती हैं। तो इनका कलर की बात करते हैं, इनका रंग कैसा है? तो इनका कलर, ये रंग देखिए, इन भैंसों का रंग जो है हल्का भूरा और मटमैला सफ़ेद रंग का है। यानी कि मैला थोड़ा सफ़ेद जो होता है वो यानी कि जब उस पर डस्ट चढ़ जाए या फिर वो गंदा हो जाता है तो वो मटमैला कहलाता है। तो मटमैले सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद रंग की है, और इनके बाल जो हैं तांबे के रंग जैसे हैं। किसके? जो ये मांडा भैंस है उसकी बात है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है।
इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को बनाया जाता है। पहली बार यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया। इसके लिए एक दिन निर्धारित किया गया था, कौन सा, 7 नवंबर, तो जिसके बाद हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस को मनाया जाने लगा। यूनेस्को के निर्णय के अगले ही साल 1966 में पहली बार साक्षरता दिवस मनाना शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 की जो थीम है वो है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता दिवस, डिजिटल विभाजन को कम करना। यहाँ तक तो बात होगी वर्ल्ड लेवल पर। उसके पश्चात भारत की थोड़े से बारे में बता देना चाहता हूँ कि भारत की साक्षरता दर जो है विश्व दर से 84% कम है। साल में या 2011 साल में भारत की कुल साक्षरता दर जो है 74.4% थी। तो अब की क्यों नहीं बताई जा रही है? पहले अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने बात की थी कि हमारे देश के अंदर हर 10 साल के पश्चात जनगणना होती है, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुई। तो 2021 में जनगणना होती तो आप सभी को पता चलता कि साक्षरता दिवस कितनी हो चुकी है 2021 में। तो फिलहाल 2021 की जनगणना नहीं, तो हम कहाँ का डाटा उठाएंगे? 2011 का डाटा उठाएंगे। तो 2011 में साक्षरता दर कितनी है? 74.4%। और यही साक्षरता दर जो है 1947 में कितनी थी? मात्र 18%। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर सबसे साक्षर राज्य की बात करें तो उसमें सबसे साक्षर जो राज्य है वो है केरल राज्य है, और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? वो है बिहार। तो केरल राज्य का जो साक्षरता प्रतिशत है वो है 93% के करीब है, और जबकि जो बिहार है इसका 63 कुछ % साक्षर हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल क्रैक एग्जाम प्रो को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय